है ना, कि 14 जुलाई 1789 को जो सिटी ऑफ पेरिस था वो स्टेट ऑफ अलार्म में था। हाँ, इमरजेंसी की स्टेट थी। सब लोग डर रहे थे कि अब क्या होगा, क्योंकि जो किंग था उसने ये कमांड कर दिया था ट्रूप्स को कि आप सिटी के अंदर जा सकते हो। ये अफवाहें फैल गई थी, र्यूमर्स फैल गई थी कि बहुत जल्दी क्या होगा, जो किंग है वो ऑर्डर दे देंगे लोगों के ऊपर ओपन फायर करने के लिए, यानी कि लोगों को, मतलब जिसको जो मिलता है उनको मारते चले जाओ। उसके बाद क्या हुआ कि 7,000 मैन और वुमेन गैदर हो गए कहाँ पे, टाउन हॉल में, जो खुद क्या बन के मिलिशिया, यानी कि खुद मिलिट्री की तरह आर्मी उन्होंने अपनी फॉर्म कर दी और वहाँ चले गए बेसिकली। ठीक है, तो ये वाला जो पूरा सिनेरियो है ना, ये पहले का है। उसके बाद जो है ना, उसके बाद उन्होंने ये बताया कि कैसे कैसे चीज़ें हुई थी। मतलब ये है कि जब चल रही है बात, तो थोड़ा ना पास्ट प्रेजेंट मिला के है। तो फिर उन्होंने दे ब्रोक द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म। उन्होंने बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तोड़ दिया आर्म्स के उसके लिए, क्योंकि उनको क्या हथियार ढूंढने थे। तो हथियारों के खोज में उन्होंने बहुत सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तोड़ दिया। उसके बाद फाइनली क्या हुआ, जो ग्रुप ऑफ 100 पीपल है उन्होंने मार्च किया कहाँ पर, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी की तरफ, है ना, एंड स्ट्रॉम द फोर्ट्रेस प्रिजन इन द बेस्टाइल। और बेस्टाइल मतलब वहाँ पे जो बेस्टाइल का जो प्रिजन है वहाँ पे उन्होंने जाके धावा बोल दिया। और वहाँ पे एम्यूनिशन ढूंढने के लिए, जहाँ पे लोगों ने एम्यूनिशन को होल्ड करके रखा था, यानी कि सबको क्या कर रखा था, इकट्ठा करके रखा हुआ था, है ना, होल्ड करके रखा हुआ था। तो वहाँ पे उन्होंने उस पर अटैक कर दिया। फिर उसके बाद जो फाइट हुई, उसके बाद क्या हुआ कि जो कमांडर था बेस्टाइल का, उसकी मृत्यु हो गई। और कुछ जो प्रिजनर्स थे उनको भी रिलीज कर दिया गया था इस फाइट में। मतलब कि जो उसका कमांडर था उसकी डेथ हो गई, और जो प्रिजनर थे बेस्टाइल के उनको रिलीज कर दिया गया। उसके बाद भी द बेस्टाइल वॉज हेटेड बाय ऑल बिकॉज इट स्टूड द फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। उसके बाद क्या होता है कि जो बेस्टाइल है उसको सब लोग हेट कर रहे थे इसके बावजूद, इतना सब होने के बावजूद, क्योंकि वहाँ पे किंग की अल्टीमेट पावर्स थी, है ना। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने पूरे उस वो जो वहाँ का जो वो था, हाँ, पूरा डिस्ट्रक्ट कर दिया उन्होंने। फ्रैगमेंट्स में फोर्ट्रेस को तोड़ दिया और उसके छोटे छोटे जो टुकड़े थे उनको पूरे मार्केट्स में बेच दिया। और हाँ, लोगों ने बेच दिया, और जिन लोगों को रखना था उनको एज आर्काइव, एज मतलब याद की इतनी बड़ी बिल्डिंग टूट गई तो उन्होंने खरीद लिया था वो। उसके बाद पेरिस में राइटिंग वगैरह आगे दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती चली गई। ज़्यादातर लोग किस चीज़ के लिए वो कर रहे थे, ज़्यादातर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे हाई प्राइसेस ऑफ ब्रेड के लिए, कि ब्रेड के प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे, है ना। उसके बाद जितना भी मैंने बताया है ना, वो बेसिकली यही है कि इसके साथ का वो है, हिस्ट्री है कि क्यों हुआ ये सिचुएशन आई, क्यों, तो वो इसलिए आई थी। हाँ, नहीं मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि ये जो जितना सारा का है वो ये है कि ये हालात ऐसे पैदा क्यों हुए, तो वो इसलिए पैदा हुए क्योंकि जो किंग था वो लोगों की ज़रूरतें पूरी मेट नहीं कर पा रहा था, है ना। ही वॉज अनेबल टू मेट द जो भी उनकी नीड्स हैं लोगों की, तो उनको मेट ना करने की वजह से लोग इस हद तक पहुंच गए थे कि सारा जो टैक्स वगैरह का सारा जो बोझ था वो थर्ड स्टेट वालों पे था। तो उसके बाद हम क्रोनोलॉजिकली पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ये सारी चीज़ें हुई। ठीक है, इस हद तक जो हम पहुँचे, तो उससे पहले की कहानी है सारी कि इस हद तक हम पहुँचे कैसे। तो फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट वालों को तो टैक्स देना नहीं होता था, सारा बोझ कौन उठाता था, थर्ड स्टेट वाले लोग उठाते थे। थर्ड स्टेट वालों को एक हद के बाद उनकी जो लिमिट थी वो क्रॉस हो गई, और फिर ये सिचुएशन आई कि उन्होंने वो करना शुरू कर दिया। तो ये पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है कि कैसे उन्होंने चैप्टर को शुरू किया है। तो बहुत सारे टैक्सेस जो मैंने अभी बताए, जितने की जो भी हैं, वो इनके ऊपर लगाने शुरू हो गए थे। तो क्या हुआ, जैसे जैसे दिन बीतते गए, जो रॉयट्स थी पेरिस में वो और ज़्यादा बढ़ती चली गई। कंट्री साइड में भी राइट्स और ज़्यादा बढ़ गए। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइसेस ऑफ ब्रेड। ज़्यादातर जो लोग थे वो किस चीज़ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, हाई प्राइस ऑफ ब्रेड के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। मच लेटर व्हेन द हिस्टोरियंस looked back upon this time, they saw it as the beginning of the chain of the event that ultimately led to the execution of the king in France. ज़्यादातर जो हिस्टोरियंस है, जो अब वक्त में पीछे पलट के देखते हैं, तो वो इसको ऐसे देखते हैं कि ये शुरुआत थी उस चेन की
जब अल्टीमेटली जो जो किंग होगा उसका उसका एग्जीक्यूशन होगा, है ना, उसका जब अल्टीमेटली जब वो ख़त्म होगा अपनी सत्ता से, ठीक है। हाँ हाँ, मोनार्की एबॉलिश होगी, ठीक है। दो मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम, हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन। जबकि उस वक्त में जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो लोगों ने ये बात एंटिसिपेट नहीं की थी कि जो मास लेवल पे ये जो रेवोल्यूशन है वो इतना फैलेगा और किंगशिप एकदम से ख़त्म हो जाएगी। कहाँ से? फ्रांस से। लोगों ने ये बात एंटिसिपेट नहीं की थी। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th century. In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of kings ascended the throne of France. He was 20 years old and married to the Austrian princess Marie Antoinette. ठीक है, तो 1774 में लुईस 16 जो कि बार्बन फैमिली से बिलोंग करता था, उसने थ्रोन पे अपना वो शुरू किया, मतलब हाँ, उसने चार्ज लिया, अपनी राजगद्दी संभाली उसने। वो 20 वर्षीय था और उसकी जो वाइफ थी, मतलब जो वो ऑस्ट्रियन थी और उसका नाम था मैरी एंटोनी, ठीक है, एंटोनी। Upon his accession, the new king found an empty treasury. Long years of war had drained the financial resources of France. Added to this was the cost of maintaining on the exuberant court at the immense palace of Versailles. तो क्या था, जैसे ही इसने अपनी गद्दी संभाली, है ना, उसने क्या देखा कि ट्रेजरी जो है वो बिल्कुल खाली ही है, कोई संपत्ति ही नहीं है इनके पास, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो फाइनेंशियल, ये लोग बहुत वीक हो गए थे लॉन्ग वॉर्स की वजह से, बहुत लंबे समय तक चले युद्ध की वजह से इनकी जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे फ्रांस के वो ख़त्म हो गए थे। इसके अलावा इनका जो इतना बड़ा कोर्ट था, यानी कि राज दरबार था, उसको भी मेंटेन करने के लिए काफ़ी पैसे लगते हैं, तो उसको मेंटेन करने में काफ़ी पैसे इनके जा रहे थे। Under Louis XVI, the France had the 13 American colonies to gain their independence from common enemy Britain. तो लुई 16 के ही अंडर में जब ये राजा था, उसी की वक्त की बात है कि जो फ्रांस है उसने हेल्प किया 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को, 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को उसने हेल्प किया ताकि वो अपनी इंडिपेंडेंस ले ले। किससे? ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन इनके ऊपर शासन कर रहा था उस समय में, उन्होंने कॉलोनी बना के रखा था अमेरिका को, ठीक है। The war added more than $1 billion to a debt that had already risen to more than $2 billion. तो क्या होता है, जो वॉर था उसकी वजह से और इनकी जो फाइनेंशियल क्राइसिस थे वो बढ़ गए। क्यों? क्योंकि $1 बिलियन से ज़्यादा डेट जो ऑलरेडी था वो अब $2 बिलियन तक जा चुका था, ठीक है। Lenders who gave the state credit now began to change 10% interest on loans. वो lenders जो इनको क्या दे रहे थे, लोन दे रहे थे, अब उन्होंने 10% उसके ऊपर इंटरेस्ट मांगना शुरू कर दिया लोन के ऊपर। So the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payment alone. तो फ्रेंच गवर्नमेंट ने क्या किया फिर, वो ऑबलिश थी, मतलब वो इस बात के लिए जवाबदेह थी कि उसने जो भी लोन लिया है उस लोन का जो भी इंटरेस्ट बनता है उसको वो पे करे, वो इसके लिए लायबल थी। The budget on the interest payments alone. To meet its regular expenses such as the cost of maintaining an army, the court, running government offices or universities, the state was forced to increase taxes. लेकिन अब अगर मैक्सिमम पैसा इंटरेस्ट में चला जाएगा तो फिर बाकी सारी चीज़ें वो कैसे मैनेज होंगी, है ना। तो उसको मैनेज करने के लिए इन्होंने क्या किया, टैक्स बनाना शुरू कर दिया, ताकि जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसेस को रन करना हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ को हो, चाहे आर्मी हो, चाहे कोर्ट हो, सबके लिए पैसे इन्होंने कहाँ से लेने शुरू कर दिए, लोगों से लेने शुरू कर दिए, उनके ऊपर बहुत हैवी टैक्सेस इम्पोज कर दिए। येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफाइज्ड, लेकिन इस मेजर के बाद भी इनकी प्रॉब्लम ज़्यादा सॉल्व नहीं हुई। उस वक्त जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट।
और जो हैवी टैक्सेस होते थे वो किसके ऊपर लगाए जाते थे? सिर्फ थर्ड स्टेट के ऊपर लगाए जाते थे। अब यहाँ पे एक बात बहुत आयरनी है कि जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग होते थे वो बहुत अमीर हुआ करते थे और थर्ड स्टेट के लोग बहुत गरीब हुआ करते थे, लेकिन इसके बावजूद सारा टैक्स का जो बोझ होता था वो थर्ड स्टेट वालों पे ही होता था। The society of the states was a part of the feudal system that dated back to the Middle Ages. अभी जो सोसाइटी थी इनकी जिसमें अलग अलग स्टेट्स थे, ये फ्यूडल सिस्टम का एक पार्ट थे कि कैसे करके पैसे लिए जाते हैं। एक पूरा सिस्टम था इनका, फ्यूडल सिस्टम। तो उस सिस्टम के तहत इनसे पैसे लिए जाते थे और ये जो सिस्टम है ये मिडल एज से ही था, मतलब चल रहा था। The term old regime is usually used to describe the society and institution of France before 1789. और ये जो टर्म है ना ओल्ड regime, ये वहीं से आया है जो कि इसी चीज़ को दर्शाता है, बताता है कि जहाँ पे जो सोसाइटी थी और इंस्टीट्यूशन था फ्रांस का 1789 से पहले, तो ये जो ओल्ड regime है वो इसी चीज़ को दर्शाती है। यहाँ पे एक फिगर भी दिया हुआ है, फिगर 2 है ना, पेज पे ऊपर। फर्स्ट स्टेट में जो हमारे आते थे वो आते थे क्लर्जी, सेकेंड स्टेट में जो हमारे आते थे वो आते थे नोबिलिटी, और थर्ड स्टेट में हमारे कौन आते थे? बिग बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, है ना, ये सारे लोग आते थे थर्ड स्टेट में। इसके अलावा कौन कौन आता था? पीजेंट्स आते थे, आर्टिस्टियंस आते थे, और भी लोग जैसे कि स्मॉल पीजेंट्स, है ना, लैंडलेस लेबर और सर्वेंट वगैरह भी थर्ड स्टेट की कैटेगरी में ही आते थे। ठीक है, तो ये जो थर्ड स्टेट के जो लोग हैं बस यही लोग टैक्स पे करते थे, फर्स्ट और सेकंड वालों के ऊपर टैक्सेस इम्पोज नहीं किया जाता था। अब यहाँ पे आ जाओ। फिगर 2 शोज द सिस्टम ऑफ द स्टेट इन फ्रेंच सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड। तो फिगर 2 जो है वो इसी चीज़ को दर्शा रही है। जो पीजेंट्स थे उस टाइम पे वो 90% ऑफ द पॉपुलेशन थे। However, only a small number of them owned the land they cultivated. लेकिन उनमें से बहुत कम ही ऐसे थे जिनके पास क्या था? लैंड था। ठीक है, स्मॉल नंबर में ही लोगों के पास लैंड था जो वो कल्टीवेट करते थे। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय नोबल्स, और 60% जो लैंड था वो नोबल्स के पास ही था। द चर्च एंड द रिचर मर्चेंट ऑफ द थर्ड स्टेट, और बाकी जो ज़मीन होती थी वो चर्च के पास होती थी या फिर रिचर मेंबर जो होते थे थर्ड स्टेट के उनके पास होती थी। इनके पास बहुत स्मॉल नंबर ऑफ लैंड होती थी जो ये पीजेंट्स ओन करते थे, वरना ये दूसरों के लैंड पे ही खेती किया करते थे, मतलब इनकी खुद की लैंड नहीं हुआ करती थी। ठीक है, द मेंबर ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट दैट इज क्लर्जी एंड द नोबिलिटी एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। अब ये जो क्लर्जी हुआ करते थे ना, ये कुछ सर्टेन प्रिविलेजेस को ओन करते थे, इनको बाय बर्थ ही सारी प्रिविलेजेस मिली हुई थी। नोबिलिटी वालों के साथ भी यही चीज़ थी, इनको कुछ बाय बर्थ कुछ प्रिविलेजेस मिली हुई थी जिनको वो एंजॉय करते थे। उनमें से मोस्ट कॉमन जो है हाँ जी, वो ये था कि टैक्स इनको नहीं देना पड़ता था, ये एग्जैम्प्टेड थे टैक्स से। ठीक है, इनको टैक्स देना नहीं पड़ता था। जो नॉबल्स थे वो फर्दर एंजॉय करते थे फ्यूडल प्रिविलेजेस। फ्यूडल प्रिविलेजेस का मतलब है इनमें वो प्रिविलेजेस आती थी, इंक्लूड द फ्यूडल ड्यूज। जो भी कोई फ्यूडल ड्यूज है विच दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स, एंड पीजेंट्स आर ऑब्लिगेड टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड, टू वर्क इन द हाउस एंड द फील्ड्स, टू सर्व इन द आर्मी और टू पार्टिसिपेट इन द बिल्डिंग रोड्स। तो इनको फ्यूडल प्रिविलेजेस मिलती थी। ये फ्यूडल प्रिविलेजेस क्या होती हैं? ऐसी प्रिविलेजेस, ऐसी ड्यूज जो कि ये लोग ओन करते थे, सारी प्रिविलेजेस मिलती थी। तो नोबल फर्दर एंजॉयड द फ्यूडल प्रिविलेजेस। फ्यूडल प्रिविलेजेस उनको मिलती थी जैसे कि उनको वो सारी चीज़ें, वो सारे काम वो करवा सकते थे गरीब लोगों से जो वो नहीं करते थे। जैसे कि फ्यूडल ड्यूज अगर कोई बचा है तो वो पीजेंट्स से लेते थे। ठीक है, पीजेंट्स इस चीज़ के लिए ऑब्लिगेट थे, मतलब ये उनका फ़र्ज़ बनता था कि उनको क्या देना पड़ेगा, उनको सारा जो भी सर्विसेज हैं वो देनी पड़ेंगी, है ना, अपने लॉर्ड को, यानी कि जो भी वहाँ के क्लर्जी और वो है नोबिलिटी है उनको देना पड़ेगा।
चाहे वो फील्ड्स में उनके काम करना हो, चाहे वो उनके घरों के लिए काम करना हो, चाहे आर्मी में हेल्प करना हो, या फिर पार्टिसिपेट करना हो रोड बनाने में। जो चर्च था वो भी बहुत ज़्यादा उनसे टैक्सेस वसूल करता था, ठीक है, पीजेंट से वसूल करता था बेसिकली, जिसको हम तितीस बोलते थे। फाइनली ऑल द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट, और सारे मेंबर जो होते थे थर्ड स्टेट के, उन सबको टैक्सेस पे करना होता था, किसको, स्टेट को। तो ये तो चर्च लेता था उनसे टैक्स, उसके अलावा डायरेक्ट टैक्सेस भी उनको देना होता था थर्ड स्टेट वालों को, तो वो टेली होता था। टेली वो टैक्स है जो कि डायरेक्टली उन लोगों को देना होता था, ठीक है। उसके अलावा कुछ बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी थे जो उनके ऊपर लगाए गए थे, जो कि एवरीडे कंजम्पशन की चीज़ों पर लगाए गए थे, जैसे सॉल्ट और टोबैको का मैंने एग्जाम्पल दिया था अभी थोड़ी देर पहले। The burden of the financing activities of these state through taxes was borne by the third state only, और जो सारा बर्डन था वो कौन उठाता था, थर्ड स्टेट वाले लोग ही उठाते थे, और इन लोगों को कुछ भी नहीं करना होता था। जब सिर्फ जो टैक्सेस देते थे वो थर्ड स्टेट वाले लोग होते थे, नोबल और नोबिलिटी और क्लर्जी को कोई टैक्स पे करने की ऑब्लिगेशन नहीं थी।